एक साइंटिस्ट के एक गलत एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। ऐसी जानलेवा बारिश बनी कि लोग कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर मर जाते थे। सिर्फ 2 दिनों में यह वायरस और यह बारिश आधी दुनिया को खत्म कर चुके थे। इस वीरान दुनिया में सिमोन अपने भाई रासमस के साथ 8 साल तक एक बंकर में छिपकर रही। जब खाना खत्म हुआ तो दोनों बाहर निकले, लेकिन हंटर्स के घेरे में आ गए और वह अपने भाई से बिछड़ गई। एक डरावनी रात में बारिश से बचते बचाते उसे एक घायल बच्चा मिला, और ठीक वहीं जहां पिछली फिल्म पार्ट 1 खत्म हुई थी, टूटी सड़क पर ऊपर घने बादल जमा थे। सिमोन उस बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। यहीं से अब नई कहानी पार्ट 1 का अगला हिस्सा शुरू होता है। आसमान में काले बादल गहराते जा रहे थे। कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी, और इस बारिश में भीगते ही मौत कुछ ही मिनटों में तय थी। इसलिए सिमोन तुरंत बच्चे को उठाकर सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ भागती है। दरवाजा धक्का देकर वह दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचकर वह दंग रह जाती है। बच्चा भूख से तड़पकर पेन किलर्स खा रहा था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, शरीर कांप रहा था। यह देखकर सिमोन का दिल भर आता है। वह जल्दी से अपने बैग से थोड़ा सा खाना निकालती है और उसे दे देती है। कुछ ही देर में दरवाजे पर कदमों की आवाज आती है। बच्चे का पिता अंदर आता है। अपने बेटे को सिमोन के हाथ से खाना खाते देख उसकी आंखें भर आती हैं। वह बार बार धन्यवाद कहता है, इतनी बार कि जैसे शब्द कम पड़ गए हों। वह बताता है कि अगर उसके बेटे की हालत इतनी खराब न होती तो वह इस टाउन को बहुत पहले छोड़ देता। फिर वह सिमोन को चेतावनी देता है, यह टाउन बहुत खतरनाक लोगों से भरा है, तुम यहां ज्यादा देर नहीं रह सकती। असल में टाउन के पास एक डॉक्टर था जो लोगों का इलाज करता था, और यही पिता अपने बेटे का इलाज उसी डॉक्टर से करवा रहा था। सिमोन उसे थोड़ा और खाना दे देती है ताकि वह कुछ दिन और गुजार सके और बच्चे के ठीक होते ही यहां से निकल सके। बारिश रुकते ही वह दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखते हैं मौत उन पर टूट पड़ती है। कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। बच्चे के हाथ में खाना देखकर वे पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में पिता और बेटा दोनों मारे जाते हैं। यह देखते ही सिमोन का खून जम जाता है। वह डर कर वहां से भागती है और किसी तरह एक बेकरी में पहुंचती है जहां उसके साथी मौजूद थे, लेकिन वहां भी खतरा घात लगाए बैठा था। अचानक एक आदमी अंदर घुसता है, रासमस की गर्दन पर चाकू रख देता है और चिल्लाता है, सारा खाना अभी दो। सब घबरा जाते हैं। सिमोन आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से मार्टिन और पैट्रिक अंदर आते हैं। वे उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। रासमस की जान बच जाती है। मार्टिन और पैट्रिक को देखकर बिएट्रिस और बाकी सब खुश हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों उन्हें ढूंढते हुए आएंगे। असल में बिएट्रिस के जाने के बाद से मार्टिन बेचैन था। वह उसे पसंद करने लगा था, लेकिन खुशियों का पल ज्यादा देर नहीं चलता। वह आदमी जो गन पॉइंट पर था अपनी जान बचाने के लिए अचानक रेसमस को चाकू मारकर भाग जाता है। सब डर जाते हैं। रेसमस की हालत बिगड़ने लगती है। सिमोन तुरंत बताती है कि पास में एक बंकर है जहां उसका इलाज हो सकता है। वे लोग रेसमस को एक शॉपिंग कार्ट में डालकर बंकर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। बंकर का दरवाजा पहले से टूटा हुआ था। अंदर का सारा खाना, पानी और जरूरी सामान चोरी हो चुका था। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। रासमस की हालत और खराब होती जा रही थी। मार्टिन जल्दी से उसके जख्म पर डक्ट टेप लगा देता है ताकि खून रुक सके। रासमस सो जाता है। मार्टिन एक नक्शा निकालकर सिमोन को दिखाता है। नक्शे में एक बड़ी दीवार बनी थी जो पहले वहां नहीं थी, शायद बाद में बनाई गई थी। उस दीवार के अंदर का इलाका क्वारंटीन जोन था। मार्टिन कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो इस जोन के बाहर जाना होगा। यहां रुकना खुदकुशी है। सिमोन को भी लगता है कि वह सही है, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता अपने भाई को बचाना और अपने पिता को ढूंढना है। इसलिए वह पहले उस डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। वही डॉक्टर जो एक पुराने पुल के पार रहता था, लेकिन उस पुल पर जाना बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि वहां चारों तरफ हंटर्स मौजूद थे। वे एक प्लान बनाते हैं।
सिमोन जानबूझकर हंटर्स का ध्यान अपनी ओर करेगी। सिमोन दौड़ते हुए पुल की तरफ जाती है। ड्रोन उसकी लोकेशन पकड़ लेते हैं। हंटर्स उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। सिमोन उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है जहां मार्टिन और सभी लोग छिपे हुए थे। जैसे ही हंटर्स अंदर आते हैं, मार्टिन और उसकी टीम उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मार्टिन उनसे उनके बेस और बाकी लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन वे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। मार्टिन गुस्से में आकर उन्हें मारने का फैसला कर लेता है। सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वह चाहती थी कि मार्टिन उन खूंखार हंटर्स जैसा न बने, लेकिन मार्टिन नहीं रुकता। उसी बीच जॉन हंटर्स में से एक के हाथ पर बना टैटू देख लेता है। टैटू देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और सदमा एक साथ भर आता है। वह बस एक बात कहता है, खत्म कर दो इन्हें, और चुपचाप बाहर चला जाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि जीन ने ऐसा क्यों कहा। मार्टिन सबको बाहर भेज देता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, 3 गोलियों की आवाज गूंजती है। हंटर्स का अंत हो चुका था। मार्टिन बाहर आता है, सबको हंटर्स की जीप में बैठने के लिए कहता है। वे लोग डॉक्टर के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ता बेहद शांत और भारी था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या मार्टिन सही कर रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो जीन था, जो अब भी उस टैटू वाले आदमी को याद कर रहा था। और यहीं से कहानी कई साल पीछे चली जाती है। कहानी जीन के अतीत में प्रवेश करती है। जीन कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था। उसी समय एक लड़की वहां आती है। वह जीन को देखते ही दौड़कर उसे संभालती है और एक छोटे से घर के अंदर ले जाती है। उस घर में उसके माता पिता भी रहते थे। वे जीन को खाना देते हैं, पानी देते हैं और उसकी पूरी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में जीन पहली बार महसूस करता है कि शायद जिंदगी फिर से ठीक हो सकती है। शायद वह अब अकेला नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाजें आती हैं। दूर से चीखें और गोलियों की आवाजें। लड़की का पिता तुरंत सबको छिपने के लिए कहता है। वह जीन और अपनी बेटी को एक शेड में छुपा देता है। वे दोनों अंदर सब कुछ सुन रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद में एक डरावनी चीख लड़की की मां को गोली मार दी जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पिता की भी चीख सुनाई देती है। फिर सन्नाटा। जीन कुछ ही पलों में अपना सब कुछ खो देता है। वे लोग वहीं थे। उनके बाजुओं पर वही टैटू बना था, ठीक वही जो आज जीन ने उस फैक्ट्री वाले हंटर के हाथ पर देखा था। लड़की अपने पिता की आखिरी चीख सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह जोर से चीखने वाली होती है, लेकिन जीन तुरंत उसका मुंह ढक लेता है ताकि वे पकड़े न जाए। पर जब हंटर्स वहां से चले जाते हैं, जीन हाथ हटाता है तो लड़की सांस नहीं ले रही होती। वह सदमे में ही मर चुकी होती है। उसी दिन जीन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह दोनों की लाशों को सम्मान से दफनाता है और खुद को खत्म करने का सोचता है। लेकिन उसी समय लिया और बिएट्रिस वहां पहुंचते हैं और जीन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। इसी वजह से फैक्ट्री वाले दिन जब जीन ने वही टैटू देखा, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने मार्टिन को आदेश दिया कि उन्हें मार दो। अब सब लोग उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर का घर था। लेकिन समस्या यह थी कि वहां बहुत सारे घर थे। ये पता लगाना मुश्किल था कि असली डॉक्टर कौन है। ड्रोन्स की मदद से वे सही घर की पहचान कर लेते हैं। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, एक औरत गन लेकर बाहर आती है और सबको गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन सिमोन तुरंत उसे हालात समझाती है, रसमस की हालत दिखाती है। डॉक्टर उन्हें अंदर ले जाती है। वह रसमस के घाव पर टांके लगाती है, इलाज करती है और उसकी सांसें सामान्य होने लगती हैं। बातों बातों में डॉक्टर बताती है कि उसकी भी एक फैमिली थी, एक हस्बैंड और 2 बेटियां, लेकिन पहली बारिश में वे सब मर गए। वह अकेली रह गई और तब से जो भी उसके पास आता है वह उसकी मदद करती है। सिमोन अपने पिता फ्रेडरिक का नाम बताती है। यह सुनते ही डॉक्टर चौंक जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती है। फिर वह सबको अपने घर के पास मौजूद एक सीक्रेट बंकर में ले जाती है। वह बंकर बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिमोन और रासमस पहले रहते थे। अंदर पहुंचकर डॉक्टर रासमस को एक इंजेक्शन लगाना चाहती है,
सिमोन उसी समय उससे अपने पिता के बारे में पूछती है। डॉक्टर रुक जाती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, मुझे उस नाम से नफरत है। उसी के एक एक्सपेरिमेंट ने यह सब किया। उसी ने ये रेन वायरस बनाया जिसने मेरी फैमिली खत्म कर दी। सिमोन के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर आगे कहती है, और इसी वजह से मैं तुम दोनों को यहां लाकर मारने वाली थी। सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजा टूटता है। पैट्रिक और मार्टिन अंदर घुसते हैं। पैट्रिक गोली चलाता है और डॉक्टर वहीं मारी जाती है। बाहर अचानक गाड़ियों की आवाजें आने लगती हैं। वे वही हंटर्स थे जिन्हें सिमोन ने पहले जिंदा छोड़ने का कहा था। जीन उन्हें देखते ही आग बबूला हो जाता है। वे सीधे उस टैटू वाले हंटर को मार देता है। यह देखकर बाकी हंटर्स उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मार्टिन भी जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन पैट्रिक उसे रोक लेता है। उन्हें समझ आता है अभी लड़ने का समय नहीं है। वे प्लान बनाते हैं कि बाद में जीन को वापस लाएंगे। मार्टिन और पैट्रिक तुरंत सिमोन और रेस्मस को लेकर बंकर से निकल जाते हैं। सफर जारी। सबके दिल भारी। कार में सन्नाटा पसरा है। पैट्रिक मार्टिन पर गुस्सा करता है, अगर तुमने हंटर्स को पहले ही मार दिया होता तो आज जीन हमारे साथ होता। मार्टिन चुप रहता है। वह अंदर से टूट चुका है। रात को जब सब आराम कर रहे होते हैं, सिमोन मार्टिन के पास आती है। वह कहती है, गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हें रोका था। दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं और फैसला करते हैं कि आगे का रास्ता हर कोई खुद चुनेगा, क्योंकि इस दुनिया में इंसानियत और भरोसा बहुत कम बचा था। अगली सुबह बारिश का खतरा सुबह होते ही वे जंगल के रास्ते जीन को ढूंढने निकलते हैं। आसमान में काले बादल और घने हो जाते हैं। बारिश कभी भी हो सकती थी। अगर बारिश हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। वे पनाह ढूंढते हैं, लेकिन आसपास कुछ नहीं मिलता। मार्टिन दूर एक पुराना मैंशन देखता है। सब वहां भागते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले कुछ लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। मार्टिन गन उठाता है, लेकिन हैरानी की बात, वे लोग डरते ही नहीं। उनका लीडर एलेक्स सामने आता है। वह कहता है, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए, मदद करने आए हैं। कोई और रास्ता ना होने के कारण सब अंदर चले जाते हैं। मैंशन एक अजीब जगह लेकिन सुरक्षित लगती है अंदर। वे देखते हैं कि ये लोग आराम से रह रहे हैं। खाना, पानी, सब्जियों के बाग, सब कुछ। एलेक्स उन्हें कमरे देता है। सब थके हुए अंदर जाते हैं। अगली सुबह एक बुजुर्ग औरत कैरन आती है। वह सबको नहाने और खाने का प्रबंध दिखाती है। सब शुरुआत में डरते हैं। पानी टॉक्सिक हो सकता था, खाना भी जहरीला हो सकता था। कैरन खुद टमाटर खाकर दिखाती है, फिर पानी में उतरकर दिखाती है कि यह सुरक्षित है। सब धीरे धीरे सहज हो जाते हैं, सिवाय मार्टिन के। मार्टिन के मन में सवाल उठता है, इतने बुरे वक्त में इनके पास इतना ताजा खाना कैसे है? वह मैंशन में अकेले घूमकर जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। जब वह वापस आता है तो देखता है कि सब डाइनिंग टेबल पर खुशी से खाना खा रहे हैं। यह देखकर उसका शक और बढ़ जाता है। वह सीधे एलेक्स के पास जाता है और पूछता है, इतना ताजा मांस कहां से आता है जब आसपास जानवर ही नहीं बचे? एलेक्स मुस्कुराकर कहता है, हम बस मदद करते हैं, तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। मार्टिन को उसकी बातें झूठ और एक्टिंग लगती हैं। वह धीरे धीरे बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचता है। अंदर से किसी चीज को काटने की आवाजें आ रही थीं। वह दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि एक वर्कर उसे रोक लेता है। मार्टिन बहाना बनाकर ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर वह तुरंत सिमोन को सब बताता है। वह कहता है, यह जगह सुरक्षित नहीं, यहां कुछ बेहद गलत है। लेकिन सिमोन अभी भी रासमस के इलाज के कारण रुकना चाहती है। वह उसे डॉक्टर हाइडी के पास ले जाती है। हाइडी रासमस को इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है, बिल्कुल वही इंजेक्शन जो उस महिला डॉक्टर ने भी देने की कोशिश की थी। सिमोन उसका हाथ रोक लेती है। हाइडी चौंकता है, लेकिन फिर उसे सामान्य दवा देता है। सिमोन वह सिरिंज चुरा लेती है, दूसरी से मिलान करती है। दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों पर एक ही कंपनी का लोगो बना था, फ्रेडरिक की कंपनी। यह देखकर सिमोन के मन में तूफान उठ जाता है। वह हाइडी से जवाब मांगती है,
लेकिन तभी एलेक्स आ जाता है और बात बदल देता है। सिमोन गुस्से में वहां से निकलती है और मार्टिन को सब बताती है। मार्टिन का शक अब यकीन में बदल चुका था। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन सिमोन रुकना चाहती है। उसे अपने पिता के बारे में सच्चाई जाननी थी। लिया कैरन के साथ एक इमोशनल रिश्ता, बाकी सबको यह जगह पसंद आने लगती है। लिया तो कैरन के बेहद करीब हो जाती है। कैरन उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगती है, क्योंकि उसकी अपनी बेटी पहली बारिश में मर गई थी। लिया उसे अपना दर्द बताती है कि कैसे एक पार्टी में उसकी जिंदगी टूट गई, कैसे लोगों ने उसके साथ गलत किया और वीडियो बना दिया, फिर कैसे बारिश ने सब खत्म कर दिया। यहां तक कि उसकी मां भी उसी बारिश में चली गई। कैरन उसे गले लगा लेती है। लिया को कई सालों बाद घर जैसा महसूस होता है। कैरन उसे एक सेरेमोनी के बारे में बताती है, जिसमें शामिल होने वाला व्यक्ति इस परिवार का हिस्सा बन जाता है। लिया वहां रहने का फैसला कर लेती है। सब उस सेरेमोनी में हिस्सा लेते हैं, सिवाय मार्टिन के। मार्टिन नीचे उस कमरे में जाता है जहां रोज मांस काटा जाता था। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा फ्रीजर खोलता है, उसकी रूह कांप जाती है। अंदर एक इंसान का शव लटका हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे जानवरों को काटकर लटकाया जाता है। मार्टिन की सांसें रुक जाती हैं। उसे सब समझ आ जाता है। ये लोग जानवरों का नहीं, इंसानों का मांस खाते हैं। वह गुस्से में अपस्टेयर्स दौड़ता है, जहां सब सेरेमोनी में व्यस्त थे। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या मेंशन वाले उन्हें जाने देंगे, या मार्टिन की यह खोज उन सबकी आखिरी गलती बन जाएगी।